हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी स्टडी कॉर्नर। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट किए थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है। क्योंकि इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको जाननी है तो आपको सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, उन सब की कंट्रोलिंग पावर आरबीआई के पास ही रहता है। और आरबीआई उन सबको कंट्रोल कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारे मनी फ्लो होती है, इन्फ्लेशन क्या है, तो इन सब को चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको थोड़ी बताई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसकी जो मेकिंग पावर है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। मतलब हर साल आरबीआई पूरे ईयरली मिनिमम अगर आपको बोले हर 2 मंथ के बाद मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। मतलब साल भर में आपको फोर टाइम तो ये देखने को डेफिनेटली मिल ही जाएगा। ठीक है, कभी कभी 6 टाइम भी हो जाता है। तो ये रीज़न क्या है इसको मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की? इसकी रीज़न एकमात्र ये है कि मार्केट में जो भी अमाउंट की फ़्लो है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, क्यों कंट्रोल करने की ज़रूरत है? कभी आप देखोगे कि अगर मार्केट में ज़्यादा करके अमाउंट आ जाती है, पैसों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, मतलब पैसों की फ़्लो ज़्यादा हो जाती है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर मान लो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हर इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास मिनिमम से ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, तो क्या सोचेंगे? कोई भी चीज़ उनको चाहिए होगा वो झट से तुरंत ही उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? जो भी प्राइस उधर रहेगा तो उस प्राइस क्या होगा? तुरंत ही वो बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ जाना। तो महंगाई बढ़ने के कारण ये है कि मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा है। इसी कैश फ्लो को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। और ये किस सब बेसिस पे बनता है? ये बनता है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और ओएमयू के हिसाब से। अब इन सबको हम इन डेप्थ देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ क्या होती है और कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देता है। मान लो एक तरफ से लोन देता है या फिर बैंकों को लोन चाहिए होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो वो किस रेट पे देगा? अभी के टाइम की अगर बात करें तो रेपो रेट है अभी 4%। मतलब बैंक रिजर्व बैंक से क्या लेता है? लोन लेता है। अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा, और ये सबसे बड़ी बात है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म मीन्स 2 से लेके 14 डेज़ तक का, 2 to 14 डेज़ तक का ये टाइमिंग पीरियड रहता है, जिसमें बैंक चाहे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकता है, आरबीआई से लोन ले सकता है। देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है अमाउंट। बेसिकली क्या होता है, मान लो बैंक किसी पर्सन को लोन देगा, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे देगा? बैंक के पास अगर पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा? सबको लोन देने की कोशिश करेंगे, सस्ते से सस्ते रेट में लोन देने की कोशिश करेंगे। तो उसी चीज़ के लिए क्या करते हैं? लोन को कम करने के लिए, बैंक हर किसी पर्सन को लोन आराम से ना दे दे, उसके लिए क्या करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमाउंट देता है बैंकों को, और किस पर्पस में? एक रेट फिक्स कर देते हैं। अभी के लिए क्या है? 4% रेट फिक्स्ड है। इसके नीचे बैंक क्या करेंगे? किसी और को लोन दे ही नहीं सकता। अब कैसे? जैसे मान लो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को ये लोन देता है 4% रेट पे, तो बैंकों के पास अगर कोई पर्सन आता है बाहर से तो क्या करेगा? वो अपनी लॉस करके तो इतना अमाउंट नहीं दे सकता लोन। तो अगर उसको लोन देना होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? वो जो बैंक इसको लोन देगा उस पर्सन को, और डेफिनेटली 4% से तो ज़्यादा ही होगा। अब वो चाहे तो 8% इंटरेस्ट रेट में दे सकता है, क्योंकि उनके पास भी तो ज़्यादा पैसा होगा, तभी तो वो उस चीज़ को और मार्केट में और क्या कर सकते हैं? कहीं और इंटरेस्ट रेट पे काम करा सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, लोग क्या करेंगे? लोन लेना कम कर देंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा? जो पैसों की जो फ्लो है वो कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रेपो रेट जो होता है अभी के टाइम पे रेपो रेट कितना है? 4% है। और ये रेपो रेट कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को देता है। क्लियर? रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व रेपो रेट बिल्कुल उल्टा होता है रेपो रेट का। पिछले वाले में हम देखे थे, रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई देता है पैसा बैंक को 4% रेट पे, और इसमें क्या होगा? बैंक को देने पड़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और जिसके लिए उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है 3.35%। ठीक है, इसमें क्या होता है? उल्टा।
रेपो रेट मीन्स डबल आर, रिजर्व रेपो रेट मीन्स ट्रिपल आर, ऐसे याद रखो, ठीक है। आरबीआई बैंक को देता है डबल आर 4% रेट पे, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देता है, जिसके बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा देता है कि कितने हिसाब से 3.35%। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों देना होता है, क्यों बैंक आरबीआई को देता है, बदले में आरबीआई इतना % रेट इंटरेस्ट देता है। कभी कभी बैंक के पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, एफडी करने के लिए आते हैं, इंश्योरेंस करने के लिए आते हैं, कई और अलग पर्पस में वो क्या करते हैं, अलग अलग एफडी करते हैं, ठीक है। उसमें ये क्या होता है, या फिर बैंकों में खूब सारे पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, या फिर नॉर्मल मानो किसी के पास करोड़ों रुपए होंगे, ठीक है, तो वो जमा कर रहे हैं। तो इतना सारा अगर लिक्विडिटी बैंक के पास होगा, ठीक है, लिक्विडिटी अगर बैंकों के पास ज़्यादा करके होता है तो वो सोचता है इसी पैसे को वो कहीं और पे इंटरेस्ट रेट पे घुमाए पैसों को, ताकि बैंकों के पास और ज़्यादा करके पैसा आए। तो मान लो बैंकों में क्या होता है, 6 दिन का काम होता है, और कभी कभी क्या होता है 5 डेज़ का काम होता है, सैटरडे और संडे दोनों दिन बंद रहता है। तो इन दोनों दिनों में क्या करते हैं, बैंकों के पास जितना पैसा होता है वो बोलते हैं सरप्लस रेट जो होता है वो बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देते हैं पैसा, ताकि उनको इंटरेस्ट मिल जाए और पैसा भी क्या हो जाए, जब वो लोग आए मांगने के लिए तो उनको आराम से पैसा भी मिल जाए। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, उनको कम रेट में इंटरेस्ट रेट में देते हैं, क्योंकि क्या होता है ये बैंकों की रिक्वायरमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं, इसीलिए वो कम रेट होता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, रेपो रेट 4% रेट में है अभी, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, ठीक है। अब एक और चीज़ है बैंक रेट। अब आप बोलोगे बैंक रेट क्या है, बैंक रेट है बैंकों को कभी कभी क्या होता है लोन लेने पड़ते हैं। मान लो कभी ऐसा टाइम आता है, जैसे अभी के टाइमिंग पे क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा करके दिक्कत है अभी, या फिर कभी ऐसा होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर कोई भी कंडीशन आता है। जैसे कई सारे बैंकों में क्या होता है, लोग पैसा लेके चले जाते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गए, ऐसे ही काफ़ी सारे हैं, वो पैसा लेके भाग जाते हैं। तो उससे क्या होगा, बैंकों के पास जो पैसा होता है, अमाउंट जो होना चाहिए बैंक के पास, वो बिल्कुल भी नहीं होता। तब बैंक क्या करेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा भी तो उनके पास है, तो बैंक को वो पैसा लोगों को वापस भी करनी होती है। तो उनके पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो देंगे कहाँ से। तो उस पर्पस में क्या होता है, बैंक बंद हो जाते हैं। तो वो कंडीशन नहीं हो, बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से लोन मांगते हैं। और कुछ कंडीशन में बैंक क्या मांगता है, अगर एक दिन का लोन मांगनी हो, 1 डे का, सिंगल डे का, उसको बोलते हैं एमएसएफ। अगर 2 से लेके 14 डेज तक का होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और अगर लॉन्ग टर्म में लेनी हो, मान लो सालाना 1 साल के लिए 1 ईयर की हो, और बैंकों के 1 ईयर कितना होता है, 364 डेज़ का होता है, ठीक है। इन दिनों के लिए अगर बैंकों को लोन लेनी होती है, और वो जो लोन का रेट होगा उसको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। लंबे समय के लिए अगर बैंकों को कोई भी लोन लेनी हो तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। देखो, लॉन्ग टर्म लेंडिंग, बैंक रेट। अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बता चुकी, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25%, ठीक है। अब हम देखते हैं CRR क्या होता है। CRR को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों के पास क्या होता है, सरप्लस बहुत ज़्यादा आ जाता है, अमाउंट मान लो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आरबीआई क्या करता है, बैंक वो पैसा कहीं और में ज़्यादा करके लोन में ना दे दे, लोगों को लोन ना दे दे, या फिर मार्केट में अमाउंट कैश का फ्लो ज़्यादा ना हो जाए, तो क्या करते हैं सिक्योरिटी के तौर पे वो बोलते हैं कि आप हमें सिक्योरिटी के तौर पे पैसा रिजर्व बैंक के पास रखो, बैंकों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसका अभी के लिए कितना प्राइस है, अभी के लिए कितना है 4.00%, ये इसका रेट है। इस रेट में बैंक को क्या करने पड़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सिक्योरिटी के तौर पे पैसा जमा रखने पड़ते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है, ये डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ये उनको मेंटेन करने पड़ते हैं। और एक और है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बैंक को मेंटेन करनी पड़ती। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। आरबीआई बैंक के पास में से सिर्फ CRR के तौर पे ही पैसा, सिक्योरिटी के तौर पे ही पैसा डिमांड नहीं करता, वो सोचता है बैंकों के पास से SLR,
ये भी लिया जाए जो कि 18% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंशन करता है SLR के तौर पे आपको 18% अमाउंट आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये अमाउंट नहीं होगा तो इनके ऊपर क्या पेनल्टी लग जाती है, फ़ाइन लग जाती है। तो इसकी वजह से ये जो पैसा होता है ये बैंकों को मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि कल को मानो आप जाओ बैंक में और पैसा विड्रॉ करने जाओ और बैंक बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो चीज़ अब नहीं हो सकता। कई बार ऐसा हो चुका है कि बैंक पे जाते हैं पैसा निकालने के लिए, बैंक बोल देते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, तो हम ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, आप 2000 ले जाओ, 3000 ले जाओ, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ ना हो, तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं आप अपने बैंक में 18% के रेट पे अमाउंट रखने पड़ेंगे कंपल्सरी, जिसको वो हाथ भी नहीं लगा सकते। अगर लोग आएंगे पैसा मांगने के लिए तो आपको इसी में से निकाल के देने पड़ेंगे। इन दोनों कंडीशन में क्या हो गया, बैंक के पास फिक्स्ड हो गया। 4% तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे ही ले लेता है, 18% में बैंक हाथ नहीं लगा सकता। तो बैंक क्या करते हैं, कंट्रोल में रहता है, ना ज़्यादा पैसा बैंक किसी और को दे सकता है और ना ही किसी को डायरेक्टली मना कर सकता है। तो इसी वजह से इसी सब चीज़ों के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को कंप्लीट करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके रिक्वायरमेंट बैंकों को बहुत रेयर कंडीशन में ही ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जब ये कंडीशन तब आती है, मानो बैंकों के पास जब पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो बैंकों को एक दिन के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं MSF। ये एकदम 1 डे के लिए होता है। और ये किसके ऊपर होता है, ये NDTL, ये टेक्निकल टर्म है बैंकों की, इसी के ऊपर ही वो MSF की जो इंटरेस्ट रेट है वो लगती है। अभी के टाइम पे MSF की परसेंटेज कितना है, 4.25%। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो बैंक रेट है और जो MSF है, दोनों ही अभी के कंडीशन में सेम पॉइंट है, से रेटिंग इसका दोनों का सेम है। बैंक रेट भी 4.25% है और MSF भी 4.25% है। सो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जितने भी सारे टर्म्स RBI यूज़ करता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सिंपल तरीका है, मान लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जो कि मैंने आपको बताया रेपो रेट है, ठीक है, बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट रेट को। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो लोन लेने की जो कैपेसिटी है लोगों की तो कम हो जाएगी। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए की लोन चाहिए होता है और वो बदले में बैंक बोलता है 10% दो उसका, तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, क्या करोगे आप, लोन लेना कम कर दोगे। जैसे ही लोन लेना कम कर दोगे, क्या हो जाएगा, मार्केट में जो कैश की फ्लो है वो भी कम हो जाएगी। ये सब एक साथ में रिलेटेड है। अगर एक चीज़ घटती है तो साथ साथ में ऑटोमेटिकली कई सारी चीज़ें घटने लगती है। अब कैश अगर घट जाएगी, मानो मार्केट में लोन ही नहीं देंगे, ठीक है, बैंक आपको लोन नहीं दिया, आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे तो पहले सोचोगे, तो क्या हो जाएगी, जो चीज़ आप लेना ही नहीं चाहते हो, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, किसी को चाहिए ही नहीं होता है कोई भी चीज़, तो डिमांड कम होते क्या हो जाएगी, प्राइस भी ऑटोमेटिक कम हो गई, और प्राइस कम होते आपको पता है क्या हो जाएगी, महंगाई भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन घट जाती है, ठीक है। तो एक चीज़ को बढ़ाने से क्या हो जाता है, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली घटने लग जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोन लेना कम हो जाएगा, कैश की फ्लो कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होने से प्राइस भी कम हो जाएगी, प्राइस कम होने से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मार्केट में पैसों की फ़्लो को कभी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कभी चाहे तो घटा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लोन लेने लगेंगे लोग आराम से, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।